जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव किस प्रकार होते हैं, क्योंकि शुरुआती समय से ही आज के जो हमको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं इस प्रकार नहीं थे। इसी के अंदर हम देखेंगे कि जो धन आयोग क्या है, VJBP आयोग क्या है, और फिर यहाँ पर फजल अली आयोग क्या है। फिर इसकी सिफारिश से भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हम पूर्ण रूप से देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, है ना। ये आपको देखकर लग रहा होगा, ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्लास नंबर 23 है, या कहें कि इससे पहले हमने जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर 22 टॉपिकों पर विस्तार रूप से चर्चा कर ली है। इसी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव किस प्रकार होगा। तो देखें कि हमारा देश पहले अंग्रेजों के अधीन था, या कहें कि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। लेकिन भारत पर जब भारत आज़ाद हुआ, भारत 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत पर जो राजनीतिक क्षेत्र दो भागों में बटे हुए थे। राजनीतिक क्षेत्र दो भागों में बटे हुए थे। एक भाग तो कहा गया प्रांत और एक भाग को कहा गया देशी रियासतें, या कहीं के रजवाड़े। अब जो ये प्रांत थे, इन प्रांतों पर अंग्रेज सीधे ही शासन कर रहे थे, यानी कि इन प्रांतों की पूरी बागडोर अंग्रेजों के हाथों में थी। लेकिन जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों के अंदर राजा शासन करते थे। ये राजा भी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजा इन देशी रियासतों पर शासन कर रहे थे। ये राजा अंग्रेजों के भले ही गुलाम हो, लेकिन जो प्रांत है, इन प्रांतों पर तो सीधे अंग्रेजों का शासन था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, लेकिन राजा भी अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत जब आज़ाद हुआ, तो इस समय जो भारत के अंदर इस समय पाकिस्तान भी शामिल है, और ये कहें कि ये हमारा जो आज का बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश भी शामिल है। इस समय भारत के अंदर जो प्रांत थे, ये 11 प्रांत थे, या कहें अंग्रेजों के समय भारत के अंदर 11 प्रांत थे। इस समय 11 प्रांत के अंदर एक तो मद्रास था। मद्रास जो आज का दक्षिण भारत है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास के भाग थे। बॉम्बे जो आज का कहें कि महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के अंदर जो कि बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। इसी के साथ बंगाल, जो आज का हमारा ये बंगाल है, यहाँ पर बंगाल प्रांत हुआ करता था, और जो आज का बांग्लादेश है इसके अंदर भी ये था। इसी के साथ संयुक्त प्रांत, जैसे कि आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक प्रांत हुआ करता था जिसको कहा गया संयुक्त प्रांत। इसी के साथ बिहार, जो हमारा बिहार राज्य है, ये भी एक प्रांत हुआ करता था। मध्य प्रांत, यानी कि आज का जो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रांत हुआ करता था। असम, हमारा असम का इलाका जो कि असम प्रांत हुआ करता था। सीमांत प्रांत, यानी कि जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पर सीमांत प्रांत हुआ करता था, है ना। उड़ीसा, ये हमारा उड़ीसा भी हुआ करता था। इसी के साथ सिंध, यानी कि जो आज का पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो कि सिंध प्रांत हुआ करता था। ये कुल मिलाकर 11 प्रांत हुआ करते थे। अब ये 11 प्रांत थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज इस क्षेत्र से छोड़कर जाएंगे उनके देश। जब ये आज़ाद हुआ, तो जो प्रांत जो कि भारत के इलाके में आए, जैसे कि मुंबई हो गई, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, नहीं है कि उत्तर प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया। तो जो भारत के क्षेत्र में जो प्रांत आए, वो तो सीधे ही हमारी भारत को मिल गए, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो प्रांत आए, वो पाकिस्तान को मिल गए। और जो आज का जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश को पहले पूरी पाकिस्तान कहा जाता था। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था। इसको पूरी पाकिस्तान कहा जाता था, इसको पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में भारत के सहयोग के कारण ये पूरी पाकिस्तान जो कि इस पश्चिम पाकिस्तान से आज़ाद हो गया और अलग देश बांग्लादेश बन गया। जो प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में आए, वो पाकिस्तान के क्षेत्र सीधे तौर पर बन गए। अब बात बची हमारे रजवाड़ों की, या कहेंगे देशी रियासतों की। तो अंग्रेजों के समय भारत के अंदर कुल 565 देशी रियासतें थी। इन पर राजा शासन कर रहे थे। ये राजा भी अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने इन देशी रजवाड़ों से कहा कि या तो आप भारत के अंदर मिल जाओ, या आप पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ, या तो आप भारत के अंदर मिल जाओ या पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ। यदि आप भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं मिलने चाहते हो, तो आप अपना अलग देश बना लो, या कहें कि स्वतंत्र रह लो। ऐसी अपॉर्चुनिटी, या कहें कि देशी रियासतों को 3 जो कि अवसर मिले कि एक तो ये भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या स्वतंत्र रह ले। तो अब जब भारत आज़ाद हुआ, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके बाद में
जो कि 565 में से 552 देशी रियासतें भारतीय क्षेत्र के अंदर आई, वर्तमान भारतीय क्षेत्र के अंदर आई। अब इन 552 में से 552 में से 549 जो देशी रियासतें भारत के क्षेत्र में आई थी, ये 552 में से 549 ने तो सीधे ही भारत से या कहीं भारत के संघ में जुड़ गए या कहीं भारत के अंदर वो शामिल हो गए। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी। वो भारत के क्षेत्र में तो थी लेकिन वो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी। जैसे कि आज का जो कहें कि जो आज का तेलंगाना, यहाँ पर एक राजधानी, एक रियासत हुआ करती थी जिसको कहा गया हैदराबाद। इसी के साथ जो आज का जो गुजरात है, इस गुजरात के अंदर एक रियासत हुआ करती थी जूनागढ़। इसी के साथ जो आज का कश्मीर है, ये कश्मीर जो कि एक रियासत थी जिसका नाम कश्मीर था। अब जो ये है ना, ये क्या नाम है, ये हैदराबाद जो कि अलग देश बनाना चाहती थी, भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन जो भारतीय सरकार है इसने यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर कर इसको जो कि भारत के अंदर मिला लिया। इसी के साथ जो ये कहें कि जो ये हमारा जूनागढ़ है ये पाकिस्तान के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह कराकर इसको भी भारत के अंदर मिला लिया गया, है ना। अब जो ये जम्मू कश्मीर स्वतंत्र होना चाहते थे लेकिन इधर से पाकिस्तान आक्रमण करता है, ये भारत के अंदर आता है, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है हरी सिंह और ये भारत के अंदर मिल जाता है। कहने का मतलब है कि अब हमारा जो कि पूरा जो आज का भारत है, ये भारत का क्षेत्र तो भारत के अंदर आ गया। अब जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान जब बनाया गया तो भारतीय संविधान ने जो भारत के जो क्षेत्र थे, भारत के जो राज्य है, इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। यानी कि जो भारत की जो राज्य है, इन राज्यों को हमारा संविधान 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। एक भाग यानी कि क भाग रखा, एक ख भाग और एक ग भाग और एक घ भाग। क ख ग घ, ये 4 भागों में हमारा संविधान जो इन राज्यों को बांटा। इस क भाग में तो उन राज्यों को रखा गया जिन पर कभी सीधे तौर पर जो अंग्रेजों के गवर्नर थे ये सीधे तौर पर शासन करते थे, या कहें कि क भाग में उन क्षेत्रों को रखा गया जिन पर ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे, ये गवर्नर इन क्षेत्रों पर सीधे शासन करते थे, यानी कि वो क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के अधीन थे। इसी के साथ जो भाग ख है, इस भाग ख के अंदर राज्य विधानमंडल यानी कि विधानमंडल, है ना। इसी के साथ इसके अंदर कुछ क्षेत्र राजा भी यहाँ पर शासन करते थे, इन क्षेत्रों को भाग ख के अंदर रखा गया, है ना। और भाग जो ग था, इस भाग ग के अंदर राज्य का केंद्र प्रशासन रखा गया। इसी के साथ जो भाग घ, इस भाग घ में जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भाग घ में रखा गया। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, हमने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसी के साथ अब क्या हुआ कि जो हमारा दक्षिण भारत है, हमारा जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत के लोगों ने मांग की कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण फिर से किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। ऐसी मांग हमारे दक्षिण भारत के अंदर उठने लगी। दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन हो, ऐसी मांग उठने लगी। तो जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की, आयोग का गठन किया जिसका नाम है धर आयोग। भारत सरकार ने धर आयोग की स्थापना की। स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि भाई ये जाकर यहाँ पर निर्णय ले कि यहाँ पर किस प्रकार उचित भी है नहीं हुआ, भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित है, कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भारत सरकार ने धर आयोग, भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धर, एक व्यक्ति था, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1948 में किया। अब जो ये धर आयोग है, ये धर आयोग दिसंबर 1948 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। धर आयोग 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में ये धर आयोग कहती है कि भाई भाषा के आधार पर, है ना, जो कि इन राज्यों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे और ये अपने कहें कि जहाँ पर क्षेत्रता की भावना इन पर उभार होगी। तो कुछ भी कारण हो, लेकिन जो ये धर आयोग है, इस धर आयोग ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने पर इन्होंने इनकार कर दिया। अब जब इन्होंने इनकार किया तो जो ये था, इनकार करने के बाद में क्या हुआ कि जो जनता थी, यहाँ पर जनता कह रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन इस आयोग ने मना कर दिया। तो इस जनता जो ये जनता थी ना, असंतोष उत्पन्न हुआ या कहीं जनता सरकार के विरुद्ध हो गई। तो क्या हुआ,
इस धर आयोग ने कहा कि भाई भाषा के आधार पर तो राज्यों का निर्माण नहीं किया जाए, लेकिन जो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जहाँ पर प्रशासन जो कि सुविधाजनक हो, वहाँ उन स्थानों पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब जब जनता असंतोषित हो गई या कहीं जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ, तो जो हमारी कहें कि एक जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस ने एक समिति की स्थापना की जिसका नाम है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति की स्थापना जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस ने जेबीपी समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भाषाई प्रांत समिति, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करने से संबंधित समिति। जेबीपी समिति का गठन जो कि कांग्रेस ने 1948 में किया। इस जेबीपी समिति के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू का आगे का जय देख सकते हैं। इसी के साथ वल्लभ भाई पटेल, तो वीका व इसी के साथ पट्टाभी सीतारमण जो कि इस समिति जेबीपी समिति के सदस्य थे। 3 सदस्यों की जेबीपी समिति थी। इस समिति का कोई भी अध्यक्ष नहीं था। इस जो जेबीपी समिति थी, इस जेबीपी समिति ने सन 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया, जो जेबीपी समिति है इसने कहा कि भारत के अंदर भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किया जाना चाहिए, या कहें कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर लेना चाहिए। ऐसे ये जो कि जेबीपी समिति कहती है, लेकिन इस समिति ने भी किसी प्रकार का राज्य का निर्माण नहीं किया। अब क्या हुआ कि जनता में, जो दक्षिण भारत की जनता थी, इसके अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि इनकी बातें हमारी सरकार मान ही नहीं रही थी। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। तो क्या हुआ कि जो अब 1952 के अंदर जो आज का दक्षिण भारत है, 1952 में जो आज का जो, या कहें कि जो मद्रास प्रांत हुआ करता था, इस मद्रास के अंदर जो कि एक आंदोलन खड़ा हुआ, एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि भाई जो ये मद्रास है ना, इस मद्रास के अंदर जो 2 भाषा के लोग थे, एक तो तमिल भाषा के लोग थे और एक तेलुगु भाषा के लोग थे। तो इस आंदोलन में कहा गया कि भाई जो ये हमारा मद्रास है, इसके 2 भाग कर दिया जाए। जहाँ पर तमिल भाषा बोलती है उसको अलग कर दिया जाए, जहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है उसको अलग कर दिया जाए। कहने का मतलब है, इस आंदोलन का उद्देश्य था इस मद्रास प्रांत के 2 टूक करके एक आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। तो आंध्र प्रदेश बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक आंदोलन चलता है। 1952 में आंदोलन चलता है। इस आंदोलन के अंदर एक कांग्रेस लीडर होता है जिसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू, जो कि इस आंदोलन में उपवास करता है, यानी कि भोजन खाना पीना नहीं खाता है। उपवास करता है और लगभग ये 56 दिनों का उपवास करता है। 56 दिनों तक ये जो पोट्टी श्री रामल्लू जो कि यहाँ पर भूखा रहता है, भूखा रहने के कारण इस पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, या कहें कि निधन हो जाता है। अब जब ये मर जाता है, मरने के बाद में क्या होता है कि इस क्षेत्र में, इस आंध्र प्रदेश की मांग हो रही थी, यहाँ पर जनता सरकार के विरुद्ध हो जाती है। वो अब यहाँ पर बहुत आक्रांतित हो जाती है। कहने का मतलब अब इसके मरने के बाद में यहाँ पर आंदोलन बड़ा भयानक हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो सरकार है, ये सरकार बाध्य होकर सन 1953 में आंध्र प्रदेश नामक भाषा के आधार पर राज्य बनाने पर सहमत हो जाती है। कहने का मतलब है 1953 को आंध्र प्रदेश नामक एक भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है, ऐसी घोषणा हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार ने सन 1953 में आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य भाषा के आधार पर एक पहला राज्य बना था। इसके बाद में अब जब ये राज्य बन जाता है, राज्य बनने के बाद में जो अन्य क्षेत्र थे, उन अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भी आंदोलन, या कहेंगे उन लोगों ने भी मांग करना प्रारंभ कर दिया कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया गया है, तो हमारे क्षेत्र को भी भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया जाए। अब ये एक सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई थी। तो अब सरकार ने क्या किया, अब एक आयोग का गठन करती है सरकार, भारत सरकार, जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग जो समिति थी, या कहीं फजल अली जो आयोग था, इसका उद्देश्य था कि वो भारत के अंदर रिसर्च करे कि भाई जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, कौन कौन से, कहाँ पर, कैसे बनाए जाए।
तो जो ये फजल अली आयोग थी, इस फजल अली आयोग ने अन्य क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग के आधार पर, कहें कि जो फजल अली आयोग की गठन है, भारत सरकार ने सन 1953 में इस फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का जो अध्यक्ष था उसका नाम फजल अली था। इस फजल अली जो अध्यक्ष था, इसी के नाम पर फजल अली आयोग इसका नाम पड़ा। इस फजल अली आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। अब इस जो फजल अली आयोग की गठन किया गया, इस फजल अली आयोग का उद्देश्य राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए। जो ये फजल अली आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में। इसका गठन किया गया था 1953 में, इसने अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुत की 1955 में। इसने जो ये थी, जो ये कहें कि जो फजल अली आयोग थी, इसने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अब भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर देना चाहिए। इस आयोग ने सुझाव दिया भारत सरकार को कि भारत के अंदर 16 राज्यों का निर्माण करना चाहिए, 16 राज्यों का निर्माण, इसी के साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण भारत के अंदर किया जाना चाहिए। ऐसा सुझाव इस जो हमारी फजल अली आयोग है, इस फजल अली आयोग ने भारत सरकार को दिया। लेकिन अब जो भारत सरकार है, भारत सरकार इसे सीधे तौर पर नहीं मान लेती है। जो इस आयोग ने सुझाव दिया, उस सुझाव के अंदर कुछ परिवर्तन करती है, कुछ संशोधन करने के बाद जो भारत सरकार इस फजल अली आयोग की जो सुझाव थे, जो रिपोर्ट थी, उसको स्वीकार कर लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। परिवर्तन क्या किया गया? परिवर्तन यह किया गया कि इस फजल अली आयोग ने तो कहा था कि 16 राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन परिवर्तन संशोधन करने के बाद में भारत के अंदर 14 राज्यों का निर्माण किया गया। और इसने कहा था कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए। जो फजल अली आयोग था, फजल अली आयोग के अनुसार 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना था, लेकिन भारत सरकार संशोधन करके, जो कि इसके अंदर संशोधन करके 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करती है। कहने के मतलब है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में हुआ था, संविधान का 7वां संशोधन, इसके द्वारा जो कि 1 नवंबर 1956 को भारत के अंदर 14 राज्य का निर्माण किया गया। इसी के साथ भारत के अंदर 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। यानी कि भारत के अंदर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ये 14 राज्य थे। एक तो हमारा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था। इसी के साथ दूसरा राज्य हमारा असम था, असम जो कि दूसरा राज्य बना। फिर बिहार बना, फिर बिहार एक राज्य बना, है ना। फिर बम्बई, जो कि बम्बई हमारा जो कि राज्य बना। जम्मू कश्मीर एक राज्य बना। इसी के साथ केरल इसके अंदर राज्य बना। और मध्य प्रदेश यानी कि जो मध्य प्रांत है, ये राज्य बना। और मद्रास यानी कि जो आज का तमिलनाडु, ये राज्य बना। मैसूर आज का जो कर्नाटक है, यहाँ पर ये राज्य बना। फिर उड़ीसा यानी कि जो हमारा ये वाला क्षेत्र उड़ीसा, ये राज्य बना। पंजाब, जो हमारे पंजाब है, इस पंजाब को राज्य बनाया गया। राजस्थान को राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया। और पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल को राज्य बनाया गया। कहने का मतलब है यहाँ पर इन 14 राज्य यहाँ पर बनाए गए। अब ये राज्य वर्तमान राज्य के जैसे नहीं थे, ये बड़े थे, लेकिन बाद में इन राज्यों के टुकड़े करके इनके अन्य राज्य बाद में बनाए गए। इसी के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश, जो कि यहाँ पर 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, वो एक तो था हमारा जो राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश थी। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, या कहीं केंद्र शासित प्रदेश जो आज का हिमाचल प्रदेश है, इसे हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसी के साथ जो आज का मणिपुर है, इस मणिपुर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसी के साथ जो आज का त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसी के साथ जो लक्षद्वीप यानी कि यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम लक्षद्वीप है, वो से। इसी के साथ मिनिकाई, तो यहाँ पर एक सबसे दक्षिण में एक मिनिकाई द्वीप है, इसे। और इसी के साथ अमिनी द्वीप यानी कि यहाँ पर एक अमिनी द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि ये 6 केंद्र शासित प्रदेश और ये 14 जो कि कहें कि राज्य का निर्माण इस आयोग की सिफारिश के आधार पर कुछ संशोधन करके यहाँ पर भारत के अंदर सन 1956 के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। आने वाले समय में
इन राज्यों के अंदर बदलाव किया जाता है, यहाँ पर संशोधन करके या कहीं इन राज्यों के टुकड़े करके अलग राज्य या कहीं और राज्य बनाए जाते हैं। उनको हम आने वाली जो हमारी सीरीज नंबर जो हमारी कहें कि 24 है, क्लास नंबर 24, इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद। इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद। कैसा लगा बताना, और आपको क्या करना है ये तो बताइए।